आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। और फर्स्ट चैप्टर में जो टाइम लगा है उसका बेनिफिट इस चैप्टर में मिलेगा। जैसे आज जो स्टार्ट करेंगे हम लोग तो सीधा प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पर आएंगे, लेकिन आपको बुक में इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर भी नज़र आएगा, आइसोमेरिज्म भी नज़र आएगा। तो नोमेनक्लेचर उसका जो है बिल्कुल सिंपल बनेगा। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मे बी स्ट्रक्चर लिखने के लिए कहेगा 2 मिथाइल पेंटेन का लिखिए, और 2 मिथाइल पेंटेन क्या हम लोग तो बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ में लिखे हैं, तो वो पार्ट जो है यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन है, 2 ही चैप्टर था क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खास करके इंडक्टिव इफेक्ट उसका इंपॉर्टेंट है, जो पहले ही बताए हैं, वो 12th में रिपीट होगा वो कंसेप्ट। यहाँ हाइड्रोकार्बन में भी कई छोटे छोटे रूल्स वगैरह आएंगे, मार्कोनिकॉप्स रूल आएगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आएंगे जो 12th में रिपीट होगा, उसको हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। सिलेबस आप देख रहे होंगे हाइड्रोकार्बन में, पहले इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन का पोर्शन भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। याद करो सम बेसिक कंसेप्ट में हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं उसके बारे में बताए थे। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, और फिर इनका क्लासिफिकेशन किए थे, साइक्लिक, एसाइक्लिक। साइक्लिक को फिर बांटा गया था होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक में फिर बेंजेनवाइड, नॉन बेंजेनवाइड, फिर ओपन चेन में आए थे तो हम लोग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड को ही अल्केन और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन। वही पार्ट है यहाँ पर भी। इसके अलावा 4 पोर्शन मिलेगा हम लोग को, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन चारों में ये इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। तो बीच में आप हेडिंग डालो अल्केन। अल्केन, अल्केन से स्टार्ट करेंगे। अल्केन लिखिए इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, देखो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which all carbon atoms are linked with single covalent bond, and has general formula CnH2n+2. जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। याद आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, इन अल्केन all carbon atoms are sp3 hybridized. All carbon atoms are sp3 hybridized. Next point, the first member of homologous series, of alkane is methane. Homologous series of alkane is methane. ब्रैकेट में फार्मूला लिख लीजिएगा CH4। हो गया ये इसके इंट्रोडक्शन में था। अब इसके बाद आते हैं इसके प्रिपरेशन पर। लिखिए टॉपिक प्रिपरेशन, यानी किसका प्रिपरेशन? अल्केन का।
और फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड याद करो, अनसैचुरेटेड कहा जाता है जहां पर डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, यानी अल्कीन और अल्काइन। तो यहाँ अल्केन का प्रिपरेशन करेंगे अल्कीन और अल्काइन से। जरा ध्यान से देखो आप, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला, अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। इन सब में कार्बन तो CN ही है, यानी कि फर्क कहाँ पे पड़ रहा है, हाइड्रोजन पर। हमें H2n+2 चाहिए, यहाँ 2n है और यहाँ पर -2 है, तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। 1 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, 11th के स्टैंडर्ड में है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये होता है कैटलिस्ट निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में, एंड इट कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ना सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन को सैचुरेट कर देता है, इवन फैट को भी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे डालडा जो बनाया जाता है वो वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है, डालडा सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। तो उसी ऑयल में हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं तो डालडा में कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि सैचुरेटेड हो जाता है। लिखिए, व्हेन अल्कीन और अल्काइन, व्हेन अल्कीन और अल्काइन is treated with, when alkene or alkyne is treated with hydrogen, is treated with hydrogen in the presence of, is treated with hydrogen in the presence of catalyst, in the presence of catalyst nickel, in the presence of catalyst nickel, platinum और पैलेडियम कॉमा एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस and results the formation of, addition reaction take place and results the formation of alkane, results the formation of alkane, this method of addition of hydrogen, this method of addition of hydrogen is also known as hydrogenation, is also known as hydrogenation, is also known as hydrogenation। बोर्ड पर देखिएगा, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे हम। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये इथीन हुआ। इस इथीन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों जगह पर हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ CH2 है तो CH3 और ये भी CH3, यानी यहाँ ये फॉर्मेशन कर लिया CH3 और CH3। वो इथीन था, उससे फॉर्मेशन किसका हो गया, इथेन का। इसी तरह से अगर कोई अल्काइन लेते हो, जैसे CH, यहाँ CH, इस जगह पर अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन, तो पहले बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एक और बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3 और CH3 में।
यानी इथाइन पहले कन्वर्ट किया किस में, इथीन में, और फिर कन्वर्ट किया इथेन में। तो चूंकि 2 बार हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे अगर ये दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां आप लिख सकते हो 2H2, और यहां क्या आप एरो पर भी लिख सकते हैं, यानी इस जगह पर लिखा गया हाइड्रोजन, और किनके प्रेजेंस में, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में। अगर एरो के ऊपर में आप रिएक्टेंट लिखते हो, प्लस में है इसका मतलब रिएक्टेंट, और एरो के पास में अगर माइनस में है तो इसका मतलब बाई प्रोडक्ट होगा, आगे भी यूज होगा। अगर एरो पर लिखते हैं तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सेंस निकलता है कि जितना रिक्वायरमेंट होगा वो खुद फुलफिल हो जाएगा। लेकिन वही अगर यहां पर आप लिखना चाहते हैं तब उस कंडीशन में आपको बैलेंस करके लिखना होगा, यानी यहां ये आ गया CH और प्लस 2H2, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, CH3 CH2 और CH3। यह प्रोपाइन था, कन्वर्ट कर गया किस में, प्रोपेन में। नोट कर लीजिए इसको। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। नोट कर लिए, हो गया। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और इसमें 2 पार्ट आएगा इसलिए A और B करके लिखा हुआ है। A अभी देख रहे हैं बाय रिडक्शन। हो गया, बाय रिडक्शन लिखिए इसमें। when alkyl halide is treated with zinc and dilute hydrochloric acid reduction take place and results the formation of alkane अंडर 10th क्लास का ही एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी का याद करो रिएक्शन। जब जिंक का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ में तो ये फॉर्मेशन करता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इट इज द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी में डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया जाता था बच्चों को कि एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें डाल दिए डाइल्यूट HCl और इसी में एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जिंक का। जब जिंक का टुकड़ा डाल करके जैसे ही डालते हैं यहाँ रिएक्शन होने लगता है और एक गैस निकलता है, इनविजिबल गैस है। अब ये गैस कंबस्टिबल है, इसके लिए माचिस का एक तिली जला करके इसके पास में ले आते हैं, पॉप साउंड के साथ में ये जलने लगता है। तो बताया जाता है बच्चों को कि देखो ये जो गैस निकल रहा था वो जल रहा है, इट मीन्स इट इज कंबस्टिबल गैस, ठीक है। और ये कंबस्टिबल गैस डाले क्या, पहले से HCl था, हमने क्या डाला, जिंक, तो इनके साथ रिएक्शन होकर जिंक क्लोराइड जो सॉल्यूशन में बचा रह गया और जो गैस निकल रहा है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाते हैं, यानी इन दोनों के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अब जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे अगर CH3Cl है, एरे के ऊपर में लिखे हम लोग जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन का। तो समझना ये है कि ये हाइड्रोजन हम अपनी तरफ से ले नहीं रहे हैं, ये रिएक्शन में इन दोनों के रिएक्शन से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और जो रिएक्शन के समय में बनता है उसको नेसेंट कहा जाता है। नेसेंट का मतलब होता है नवजात, वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, फिर एटम कंबाइन कर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। और आपको पता है कि एटम हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है,
तो वो उस वक्त में जो रिएक्शन के समय में कोई भी केमिकल सब्सटेंस बनता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो तुरंत रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो जब इनका जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा, हाइड्रोजन बना, अब ये हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्शन करेगा। देखो होता कैसे रिएक्शन, जो ये था क्लोरो मीथेन और यहां था हाइड्रोजन। हैलोजन का अभी बॉन्ड किसके साथ बना है? कार्बन के साथ। लेकिन जैसे ही इसको हाइड्रोजन दिखाई देता है, इसका एफिनिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो जैसे ही हाइड्रोजन दिखाई देगा तुरंत उसके साथ में जुड़ जाएगा। जैसे मजबूरी में आप मोहल्ले के किसी एक दोस्त के साथ में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको कोई अपना फास्ट फ्रेंड दिखाई देता है, तुरंत मोहल्ले वाले कहते जाओ दोस्त, बहुत दूर हमको जाना है, रात हो जाएगा, तुम ठीक है घर जाओ, ठीक है हम अपना चले जाते हैं, क्योंकि इसके साथ में इसका एफिनिटी क्या है? ज़्यादा। तो जैसे ही ये बाहर निकला, ये किस फॉर्म में निकल गया? HCl। यहाँ बॉन्ड खाली हो गया, तो इस बॉन्ड पर कौन जाकर के जुड़ेगा? H, यानी यहाँ फॉर्मेशन हो गया किसका? CH4, और बाहर क्या चला गया? HCl। तो कोई दूसरे रिएक्शन को भी आप ले सकते हो। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें C2H5Br का प्लस H2, बताओ क्या लिखें यहाँ? C2H6 प्लस HBr। नोट कर लीजिए आप भी। ये था रिडक्शन। भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उड्ज रिएक्शन। 11th का तो पता नहीं, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th का इसलिए नहीं पता क्योंकि 11th पूरी तरह से आपके इंटरनल टीचर पे डिपेंड करता है। वो जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 12th में अगर 5 नंबर का कोई चैप्टर है तो 5 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 11th का किसी एक चैप्टर से 25 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है और किसी दूसरे चैप्टर से 2 नंबर का भी, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। यहां पर लिखिए बाय उड्ज रिएक्शन, उड्ज रिएक्शन, WURTZ, उड्ज लिखिए इसके बारे में, इसके बाद बात करते हैं। लिखिए व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with, when alkyl halide is treated with sodium, when alkyl halide is treated with sodium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, two alkyl group combine, two alkyl group combine to form, two alkyl group combine to form alkane containing just double carbon atom, containing just double carbon atom as present in alkyl halide, as present in alkyl halide, present in alkyl halide। यानी अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन होंगे अल्केन में उसका जस्ट डबल हो जाएगा, 2 गुना होगा, क्योंकि 2 ग्रुप एक दूसरे से कंबाइन करता है। रिएक्शन देखो कुछ इस तरीके से होता है। अल्काइल हैलाइड RX, इनका रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं तो एक और अल्काइल हैलाइड यानी RX जहां से बॉन्ड ब्रेक करता है, इसलिए इसको हम लोग XR लिख दिए। अब बताओ तो RX और XR एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। CH3Cl लिखो या ClCH3 लिखो, चारों बॉन्ड में से कहीं पर भी लग सकता है ये। इनका रिएक्शन जब कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, तो यहां से इनका ये X, यहां से X सोडियम के साथ कंबाइन कर लेता है। बैलेंस करने के लिए यहां 2 डाल देते हैं। तो देखो तो यहां क्या बचा रह गया? R, और इस जगह पर भी R, तो ये R और R कंबाइन कर लेता है, और यहां बाई प्रोडक्ट में क्या बन गया? 2NaX।
बाई प्रोडक्ट कहा जाता है जो आपका रिक्वायरमेंट या पर्पस नहीं था, वो साइड में आप जो वो सीख लिए। जैसे आप यहाँ आते हैं तो घर से चले तो आपके दिमाग में यह है कि केमिस्ट्री का ये चैप्टर जो है पढ़ाया जाएगा, वो हमको पढ़ना है, वो हमको लिखना है, इसका एक क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, इसका डेफिनेशन है, ये आंसर है। लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ हर दिन आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा सुनने के लिए मिलता है। देखो जी, ये वाले पार्ट पर ध्यान दो, यहाँ तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, यहाँ एग्जामिनेशन में फेल कर जाओगे, ये आपके प्लानिंग में नहीं था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है वो बाई प्रोडक्ट है। आपका मेजर प्रोडक्ट तो अभी ये है डिस्कस जो कर रहे हैं कि क्लोरोमीथेन है, इसका किस में कन्वर्सन होगा, इथेन है, इसका किस में कन्वर्सन होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और इन्हें बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। समोसा लेते हैं तो ठोंगा जो है बाई प्रोडक्ट हो गया, चटनी भी डब्बा प्रोडक्ट में मिल जाता है, ठीक है। अब ये RX और RX जो है इनको हम लोग कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दो जगह पे RX है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2RX, और शॉर्ट कर सकते हो, इस सोडियम को आप एरो पर डाल दो, तो जब एरो पर डाल देंगे तो आपको बाई प्रोडक्ट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2Na ये फॉर्मेशन किसका कर लेगा, R का। ये ऑर्गेनिक में एडवांटेज है, इनऑर्गेनिक में पूरा रिएक्शन लिखना पड़ता है। ऑर्गेनिक में कहता है कि रिएजेंट को, रिएजेंट किसे कहा जाता है, जो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है, रिएजेंट को आप एरो पर डाल सकते हैं, बाई प्रोडक्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं, या बाई प्रोडक्ट लिखना है तो एरो पर माइनस में करके लिख सकते हैं, बैलेंसिंग के पार्ट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब एडवांटेज होता है ऑर्गेनिक में, जो कि इनऑर्गेनिक वाले इक्वेशन में नहीं है। यहां पर भी लिखा जा सकता है। कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर CH3Br है, इनका ऊर्ज रिएक्शन करा 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कभी पढ़े ये दोनों, ये जस्ट क्या हो जाएगा, डबल। तो CH3 वैसे लिखें, या उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, C2H6 प्लस 2NaBr। और देखा जाता है कि जिस जगह पर हैलोजन है वहीं पर ये जुड़ेगा, जैसे CH3CH CH3Cl, और ये कहा गया कि इसका आप ऊर्ज रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होगा जो बताइए, यानी सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कंसेप्ट क्या कहता है, हैलोजन जिस जगह पर लगा हुआ है उस जगह पर आप मिरर इमेजिन करो। आप इमेजिन करो कि यहां मिरर रख दिया गया है, तो पहले ये वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो यहां देखो CH3CH और यहां CH3। अब इस जगह पर मिरर इमेजिन करना है, तो जब मिरर इमेजिन करना है यहां पर, तो बोलो इस जगह पर क्या लिखेंगे, CH, यहां CH3 और इस जगह पर CH3। बाई प्रोडक्ट लिखने का माने है आप लिख सकते हैं, तो यहां से Cl है तो वहां क्या लिखा जाएगा, 2NaCl। आप छोड़ भी सकते हैं बाई प्रोडक्ट, क्योंकि आप एरो के ऊपर में डाल दिए हैं तो मैटर नहीं करता है। 12th में आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, ये दे दिया सपोज CH3C CH3Br CH2 CH3, और आपसे कहा गया कि जब इनका सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फाइनल प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, या फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी आपको क्या बताया कि जो लिंकेज होता है वो कहां से लिंकेज होता है, हैलोजन के पास से, तो पूरा बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, जहां हैलोजन है उस जगह पर आपको क्या इमेजिन कर लेना है, मिरर। तो इसका अगर प्रोडक्ट बनाना है तो पहले इसको लिख लेते हैं यहां पर, तो देखो ऐसे लिखा जाएगा CH3C, ऊपर में क्या चला गया CH3, यहां CH2 और CH3। अब जिस जगह पर हैलोजन लगा था उसी जगह पर क्या इमेजिन करना है, मिरर। आप बताओ यहां क्या लिखे, C, यहां C लिखे, इधर CH3, यहां और इस जगह पर CH3, तभी ना बनेगा ये मिरर इमेज। अब इसका नाम लिखना है। आप सब कुछ इसको एक नए क्वेश्चन के जैसा सोचोगे। आप बताओ इसमें पैरेंट चेन में कितना कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अरे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम हो गया। सब बताते चले गए और पीछे से गैप होते चले गए। अब बताइए नाम, इसका नाम बताओ। 3 3 4 4
टेट्रा मिथाइल, टोटल 6 है तो 6 से हो गया हेक्सेन। यानी इनके 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन के ऊर्ज रिएक्शन से इनका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको 12th में नजर आएगा। हैलो अल्केन हैलोरिन है वहां पे नजर आएगा आपको, नोट कर लीजिए इसको। लिखो नेक्स्ट टॉपिक। अगर किन्हीं का छूटेगा तो फिर बाकी बोर्ड वर्क वाले में तो डाल देते हैं ऐप में, आप वहां से भी नोट कर ले सकते हो। और थोड़ा सा आदत डालोगे क्योंकि 12th में ऐप का एप्लीकेशन जो है ज़्यादा होगा। असाइनमेंट वगैरह ये सब जो देंगे तो थ्रू ऐप ही देंगे, आपको सबमिट करना होगा। कभी आते हैं पेरेंट्स तो होमवर्क बनाता है कि नहीं बनाता है, खोल के रख देंगे कि क्या दिन होमवर्क दिए और क्या दिन बनाया है। तो थोड़ा सा यूज करने की कोशिश कीजिए। कई लोग तो डाउनलोड ही नहीं किए हैं, ठीक है, अब जाकर के पता चल रहा है, ठीक है, कि सर मेरे में दिख नहीं रहा है। तो दिखेगा तो जब डाउनलोड करोगे तब ना। जैसे अभी अल्काइल हैलाइड से 2 मेथड था, उसी तरह से यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 2 होगा। एक यहां डी कार्बोजाइलेशन दिख रहा है, दूसरा आएगा कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। डी वर्ड लगाया जाता है रिमूवल को। जैसे हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। उसी तरह से यहाँ डी कार्बोजाइलेशन है तो कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकलेगा। कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा रहता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहां से CO2 ग्रुप बाहर निकल रहा है, इसलिए इस मेथड को कार्बोजाइलेशन कहते हैं। लिखिए, when sodium salt of carboxylic acid, when sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, lime यानी चूना, LIME, ब्रैकेट में लिखोगे मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट क्लोज। डीकार्बोजाइलेशन take place and results the formation of alkane containing one less carbon atom as present in salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid। बोर्ड पर देखिएगा, यहां बताया कि व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे CH3COONA, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर इन्हें हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। इट इज द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, 3:1 रेशियो में होता है। इनका 3 पार्ट और इनका 1 पार्ट, और सोडियम कार्बोनेट निकलता है, इसलिए इसको यहां रखा गया है। इसके साथ हीट करते हैं तो डीकार्बोजाइलेशन होगा और यहाँ फॉर्मेशन हुआ CH4 प्लस Na2CO3। ध्यान दोगे क्योंकि आगे क्वेश्चन आपके बुक में है, वो यहाँ आएगा। सबसे पहले इसके नेमिंग के बारे में, ईस्टर का नोमेनक्लेचर पढ़े हम लोग। तो ईस्टर में इधर अल्काइल ग्रुप होता था, इधर में बाकी का साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक पार्ट। तो पहले इस वाले पार्ट का नेमिंग करते हैं।
तो यहाँ क्या है, सोडियम अल्केनोएट था, यहाँ 2 कार्बन एटम है, तो यहाँ से क्या बन गया, इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। और यहां बताओ किसका फॉर्मेशन हो गया, मीथेन का। मीथेन का हुआ क्या रिएक्शन में, यहां से ये पार्ट बाहर निकल गया, ये कार्बोनिल ग्रुप लेकर के बाहर निकल गया, तो ये COO और यहाँ NaO, ये फॉर्मेशन किसका कर लिया, Na2CO3 का। तो इस जगह पर देख रहे हैं इसमें 2 कार्बन है यानी इथेनोएट है, लेकिन बना कितना, मीथेन, यानी कि एक कार्बन एटम कम है। आप जरा गेस करना यहां क्या बनेगा, अगर हम लोग C2H5 COONA इन्हें हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ में, NaOH के साथ, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, पहले इसका नाम बताओ आप क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। यहां CH3COONA था, तो ये वाले पार्ट में हाइड्रोजन जुड़ा, ये बाहर निकल गया, यहां पर भी ये वाले पार्ट में जुड़ेगा। बताओ यहां क्या लिखें, C2H6 प्लस Na2CO3, यानी इस जगह पर फॉर्मेशन किसका हो गया, इथेन का। आप अगर बुक देखेंगे तो बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीकार्बोजाइलेशन मेथड से अगर आपको प्रोपेन का प्रिपरेशन करना है C3H8 का, तो किस साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे, वेरी गुड, सोडियम ब्यूटेनोएट, यानी एक कार्बन कम हो जा रहा है, तो यहां इथेन था तो प्रोपेनोएट, यहां मीथेन था तो इथेनोएट, तो जब प्रोपेन बनाना होगा तो ब्यूटेनोएट। जरा फॉर्मूला बताओ सोच करके, C3H7COONA प्लस NaOH, यहां पर ऊपर में एरो दिया हुआ है, यहां बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, Na2CO3। तो अभी हम लोग पढ़े तो ऊर्ज रिएक्शन वहां जस्ट डबल हो गया था, और यहां पर कार्बन एटम का नंबर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, नोट कर लीजिए।
अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर एक्चुअली माइक ऑफ था, हम एक्सप्लेन कर देंगे, आप कॉपी कर लो, इसका एक्सप्लेन कर देंगे, हम लोग को आवाज़ नहीं जा रहा था। चलो सुनो, फिर से प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे, ये लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, इसे डीकार्बोजाइलेशन कहा गया। डी का मतलब होता है रिमूवल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रुप बाहर निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को डीकार्बोजाइलेशन कहा गया। जैसे जब इससे हम लोग सोडियम एसीटेट के साथ, वो डीकार्बोजाइलेशन था, ये वाला, सॉरी, ये मेथड था डीकार्बोजाइलेशन, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा था। और इस वाले मेथड में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, और इस इलेक्ट्रोलिसिस में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का फॉर्मेशन होता है। इवन यानी कि यहाँ जितने कार्बन एटम है, जैसे यहाँ 1 कार्बन था तो इथेन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ 2 कार्बन एटम था तो यहाँ ब्यूटेन का फॉर्मेशन हुआ। बाकी ये COO ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकला, और फिर NaOH और H2 का फॉर्मेशन हुआ। और लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, समराइज्ड पार्ट था, यानी कि जो पहले पढ़े हैं वो, अल्काइल हलाइड का जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो ये बना, और जब उर्ज रिएक्शन कराते हैं तो इसका जस्ट डबल बन गया। उसी तरह से ये था डीकार्बोजाइलेशन, और ये पार्ट हो गया कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। डीकार्बोजाइलेशन के रिस्पेक्ट में कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ये था प्रिपरेशन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। लिखिए इसमें, अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, आर नॉन पोलर इन नेचर, इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, they are insoluble in water, they are insoluble in water, insoluble in water, but soluble in organic solvent, but soluble in organic solvent. Next point, the first four members of alkane, C1 to C4, are in gaseous state. C1 to C4 are in gaseous state. C5 to C17 are in liquid state. C5 to C17 are in liquid state, while higher members are solid. यह वैक्स लाइक सॉलिड होता है, इसलिए अल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है, लेस एफिनिटी भी होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक चीज अगर हम आपसे पूछे कि बताओ जी हेक्सेन किस स्टेट में होगा, तो क्या बताओगे? हेक्सेन में कितने कार्बन? तो अभी तो यहां दिख रहा होगा, C1 से C4 जो है वो गैस, C5 से C17 लिक्विड, तो हेक्सेन किस में आएगा? लिक्विड में। लिखिए आगे वाला पॉइंट जो लिखवा रहे थे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन increases, the boiling point of alkane increases on increasing the molecular mass, increasing the molecular mass.
यानी आप बताओ, अगर CH4 है, C2H6 है, C3H8 है और C4H10 है, तो बताओ इन सब में से बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा? यानी लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू इंक्रीज करता है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, in the case of in the case of isomeric alkane, in the case of isomeric alkane, the boiling point decreases, the boiling point decreases on increasing the branch, the boiling point decreases on increasing the branch, on increasing the branch, increasing the branch, because the increase in branch, because the increase in branch decrease the molecular size, decrease the molecular size and van der Waals forces, and van der Waals forces, van der Waals forces and van der Waals forces, van der Waals फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी जितना छोटा मॉलिक्यूल का साइज होगा वान डर वाल्स फोर्स उतना ही वीक होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वो कंसेप्ट भी यहाँ लगाओगे तो फिट बैठ जाएगा। मीथेन का साइज छोटा होगा, यहाँ कम लगेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उससे ज़्यादा यहाँ लगेगा, उससे ज़्यादा यहाँ लगेगा। आइसोमर्स के केस में कहता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आपको नॉर्मल आइसो और नियो भी याद होगा। ये आ गया आपका नियो पेंटेन। दूसरा ये है CH3 CH, CH3 CH2 और CH3, ये हो गया आइसोपेंटेन। यहाँ भी 5 कार्बन एटम है। और एक ये CH3 CH2 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 और CH3, ये है नॉर्मल पेंटेन। जब मॉलिक्यूलर मास अलग है तब तो दिख रहा है कि जिनका ज़्यादा होगा उनका वही होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये भी C5H12, ये भी C5H12 और यहाँ भी C5H12। अब यहाँ आकर के मामला अटक गया कि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? सेम। तो अब कहता है कि तब उसके साइज को देखो, तब उसके जो है वो स्ट्रक्चर को देखो, जिसमें जितना ज़्यादा ब्रांच उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम, क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो अब आप तीनों को देख करके बताओ तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? थर्ड वाले का। और सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट वाले का। यानी कि आइसोमर्स के केस में ही आता है। अब आप 12th नहीं पढ़े, लेकिन 12th का क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, हर एक चैप्टर में आपको मिल जाएगा। आप यही बताओ तो कि अगर एक दिया हुआ है 1 क्लोरोपेंटेन और दूसरा दिया हुआ है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो किनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? 1 क्लोरोपेंटेन। बस हो गया। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप में भी आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि एक पेंटेनोइक एसिड है और दूसरा इथेनोइक एसिड है, इन दोनों में किनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? पेंटेनोइक एसिड का। दोनों में अलग अलग कार्बन है ना, इथेनोइक में कितना है? 2 और पेंटेनोइक में 5। तो जहां मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है तो जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उनका ज्यादा होगा। तो कंसेप्ट ये बनता है, और बाकी जिस किसी में भी दिया जाए उसमें ऐड करते चले जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इसमें when alkane is treated with halogen, when alkane is treated with halogen in the presence of sunlight, or UV light, ultraviolet light, sunlight or UV light, substitution reaction take place, and results the formation of haloalkane, formation of haloalkane। देखिए यहां जैसे अगर मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, सनलाइट या यूवी लाइट दोनों में से कोई लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो 3 तरह का मेन रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, किसी एक और को बुला के इस जगह पर बैठा दिए, इसे एडिशन कहा जाएगा। तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ, इसे सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्लास से बाहर निकल, इलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। यानी इलिमिनेशन में किसी को डाला नहीं जा रहा है, एडिशन में किसी को हटाया नहीं जा रहा है, और सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मीथेन का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं, ये मीथेन है और यहाँ क्या है, क्लोरीन। अभी याद करो हम लोग बात किए थे कि हाइड्रोजन का एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है, हाइड्रोजन के साथ। तो जैसे ही इसको हाइड्रोजन दिखेगा, ये दोनों दोस्त ये एक हो जाएंगे, ठीक है। बाहर निकल गया किस फॉर्म में, HCl। अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो गया इस कार्बन का, और एक बॉन्ड खाली हो गया किसका, Cl का। तो वो मिल करके CH3Cl बना लिए, यानी कि यहाँ फॉर्मेशन हो गया CH3Cl का, और बाहर क्या निकल गया, HCl। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। लिखिए नोट में, अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, लिखो इफ हैलोजन is in excess amount, if halogen is in excess amount, then all the hydrogen of alkane are substituted one by one by halogen, यानी इस जगह पर क्या बता रहा है, बोर्ड पर देखना थोड़ा सा। मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं, लेकिन इस बार ये क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में। यूवी लाइट भी लिख सकते हो, इसकी जगह पर सनलाइट भी लिख सकते हैं। तो पहले तो फॉर्मेशन ये हो गया CH3Cl और प्लस HCl। अब कहता है कि ये क्लोरीन अभी चूंकि एक्सेस अमाउंट में है, तो और क्लोरीन बचा हुआ रहेगा, और इसके पास में अभी भी 3 हाइड्रोजन है, तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन को ये हटाएगा। तो फिर इनके और इनके बीच में रिएक्शन होगा, यानी अगले स्टेप में आ जाएगा CH3Cl और प्लस Cl2। फिर उसी तरह से यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, CH2Cl2 प्लस HCl। अब फिर CH2Cl2 से रिएक्शन करेगा, बताओ क्या बनेगा, CHCl3 प्लस HCl। इसी को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, जो एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज किया जाता था। अभी भी ये केमिस्ट्री लैब और बायो लैब में यूज होता है। बायो लैब में यूज किया जाता है एनेस्थेसिया के फॉर्म में, कॉकरोच, फ्रॉग, उनको बेहोश करना है तब। केमिस्ट्री लैब में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, बट हॉस्पिटल में अब इस पर रोक लगा दिया गया, यानी ह्यूमन बींग्स को बेहोश करने के लिए दूसरे एनेस्थेसिया का इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि एक टॉक्सिक सब्सटेंस फॉस्जीन का फॉर्मेशन कर लेता है सनलाइट के प्रेजेंस में। आगे बात करेंगे, पहले अभी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। CHCl3 ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, आप बताओ क्या बनेगा? CCl4 और प्लस HCl, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। इन चारों रिएक्शन को हम एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे, देखना CH4 यहां क्या डाले Cl2, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। Hnu भी लिखा जा सकता है, याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर E=Hnu होता है ना। बाहर क्या निकलेगा? HCl। तो देखो प्लस का मतलब आप दे रहे हैं रिएक्टेंट है, और माइनस का मतलब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो क्या बचा रह गया यहां पर? CH3Cl। फिर इसमें क्लोरीन ऐड करेंगे, क्या बाहर निकलेगा? HCl। अब बताओ क्या लिखें यहां? CH2Cl2। फिर क्लोरीन ऐड करेंगे, एक HCl बाहर निकलेगा। अब बन गया क्या? CHCl3। और इसके बाद फिर अगर क्लोरीन ऐड करते हैं तो ये HCl बाहर निकलेगा और बन जाएगा CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।